हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से देख ही लिया है वीडियो के कि आज हम आपको कोऑर्डिनेटर इंस्टॉल करना और उसको चलाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटर को डाउनलोड कर लेते हैं गूगल पे। कोऑर्डिनेटर 3.1 हम कोऑर्डिनेटर का 3 वर्जन जो है हम उसके ऊपर काम करेंगे। 3 का जो भी लेटेस्ट वर्जन है एंड दिस वन हमारे पास 3.1.11 इट्स आ लेटेस्ट वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेटर। हम क्या करेंगे, पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड करने के बाद हम अपनी वैम्प डायरेक्टरी जहाँ पे भी हमने वो रखना है, यहाँ पे हम डाउनलोड होने वाली फोल्डर्स को ओपन करेंगे और यहाँ रखते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं, ये मेरा कोऑर्डिनेटर इंस्टॉल हो गया है। ये बेसिकली हमारा कोऑर्डिनेटर 3.1 है और मैंने इसको रीनेम किया है। अभी मैंने जस्ट रीनेमिंग करा है, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया है और उसके फोल्डर को रीनेम किया है और कुछ नहीं किया है। मैं वही चीज़ करूँगा जो मैं जनरली करता हूँ, और अगर मुझे कुछ सर्च भी करना होगा तो मैं गूगल पे आपके सामने ही सर्च करूँगा ताकि आपको भी पता चले कि हम जो डेवलपर्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं हम क्या चीज़ या क्या कीवर्ड्स को यूज़ करके सर्च करते हैं जब भी वो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब हमने यहाँ पे रिफ़्रेश किया तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट आ गया है। नेक्स्ट क्लिक किया, नेक्स्ट विंडो में मैंने कंट्रोल दबाया हुआ था बेसिकली। नेक्स्ट विंडो में हमारा प्रोजेक्ट जो है, बेसिक प्रोजेक्ट जो है हमारा स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं लोकल होस्ट कोऑर्डिनेटर। आप देख लीजिए इसमें हमारा रेंडर टाइम क्या आ रहा है, फ्रंट कोऑर्डिनेटर का वर्जन जो आ रहा है वो सब आ रहे हैं। ये कंट्रोलर है बेसिकली। आपको मैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ जहाँ पे हम काम करते हैं, जिसमें मोस्टली हमारा सारा काम किया जाता है। हम रियली सॉरी, आँख में कुछ चला गया था, सॉरी। तो हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट हमारा एप्लीकेशन फ़ोल्डर, इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन से फोल्डर से बाहर आते हैं। हम आपको बताते हैं जब हमने कोऑर्डिनेटर एक्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास ऐसे ये डायरेक्टरी आती है फ्रेश। 3 डायरेक्टरीज होती हैं और कुछ फाइल्स होती हैं जिसमें कंपोज़र की फ़ाइल, index.php और बाकी सब रीडमी सब फाइल्स होती हैं। हम सिस्टम फाइल्स को देखते हैं, सिस्टम फोल्डर को। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेटर का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोर फाइल्स, डाटाबेस, फॉन्ट्स, हेल्पर, लाइब्रेरीज एंड लैंग्वेजेस, इस तरह की कोडिंग्स होती हैं, इस तरह का डाटा होता है। जैसे कि मेरा जो लैंग्वेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश चल रहा है, बट अगर मेरे को मल्टीपल लैंग्वेजेस में एरर्स या कुछ दिखानी है, जैसे कि आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल ये वेलकम टू कोऑर्डिनेटर है, बट अगर मेरे को ये किसी और लैंग्वेज में, मान लीजिए मैंने फ्रेंच में दिखाना है, मैं गूगल पे ये आ जाएगा और मैं बेसिकली होता क्या है, हम यहाँ लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे हम उस तरह के कॉन्स्टेंट्स या जो भी आप कह सकते हैं हम वो बना लेते हैं, और जब हम वहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो उस लैंग्वेज से वो स्विच हो जाता है। तो ये तो एक बेसिक आइडिया है आपको बताने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या होता है। सिस्टम में डाटाबेस है, डाटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टफ होते हैं, जैसे हमारे डाटाबेस के सभी ड्राइवर्स, क्योंकि हम जो वैम्प है उसके अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है जो हमारी PHP कोर होती थी, हम उसमें एक एक ड्राइवर को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को MySQL कनेक्ट करना होता था तो MySQL की जो फाइल्स होती थी हम उनको एक्सेस करवाते थे। बट अगर हमें MS SQL कनेक्ट करना है तो हम ये कनेक्ट करते थे, और अगर हमें MySQL I कनेक्ट करना होता था ये, और PDO यूज़ करना था, तो बेसिकली जो होता था हमें जब भी किसी पर्टिकुलर सर्वर डाटाबेस को यूज़ करना होता था तो हम उसकी लाइब्रेरीज़ को वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में ऐड ऑन करते थे और उनको रेफरेंसेस की तरह यूज़ करते थे। बट अब क्या होता है, कोऑर्डिनेटर में बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी लाइब्रेरीज़ जो कोऑर्डिनेटर के अंदर सपोर्टेड है वो हमारे पास पहले ही है। हम इनमें से किसी भी एक डाटाबेस के फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर काम कर सकते हैं। ये उनके सभी की फाइल्स हैं। हम बाहर आ जाते हैं और अब हम चलते हैं यूज़र गाइड में। यूज़र गाइड में बेसिकली इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इसको डिलीट भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फॉर एग्जांपल मैं ये डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया आपके पास, और यहाँ पे आप ये देखिए चल रहा है। बेसिकली यूज़र गाइड एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको बताया गया है कि इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर अगर आपको देखना हो और आपके पास इंटरनेट एक्सेस ना हो और आप लाइब्रेरीज़ को पढ़ के काम करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर इस यूज़र गाइड से लाइब्रेरी के अंदर जाके स्टडीज़ करके और उनको फॉलो अप करके काम कर सकते हैं। तो आप यूज़र गाइड को अगर आप चाहें डिलीट करना तो आप
बेशक डिलीट भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके प्रोजेक्ट में। तो मैं आपके सामने डिलीट कर देता हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम एप्लीकेशन फ़ोल्डर में जाते हैं। हमारा मेन काम जो होता है वो एप्लीकेशन फ़ोल्डर्स में होता है। एप्लीकेशन फ़ोल्डर में हमारे पास अराउंड 11 और 12 फोल्डर डायरेक्टरीज होती हैं और 2 ओपन फाइल्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इंडेक्स फाइल हम इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे लिखा आता है डायरेक्टरी एक्सेस इज़ फॉरबिडन, मतलब आपकी जो डायरेक्टरी का एक्सेस है वो फॉरबिडन है। और इन केस अगर आपकी जो वेबसाइट है वो हैक हो रही है या आपने एच एक्सेस में कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई कि वो डायरेक्टरी को एक्सेस कर ले, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी आप ये देखेंगे तो ये एक डायरेक्टरी का एक्सेस है। मैं अगर यहाँ पे इसको एक किसी डायरेक्टरी में डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक CI फोल्डर बनाता हूँ और कोऑर्डिनेटर को यहाँ डाल देता हूँ। अब मैं CI में आता हूँ, ये एक डायरेक्टरी का एक्सेस है। बट अगर मैंने यहाँ पे वो वाली फाइल डाली होती तो अब आप देखिए डायरेक्टरी एक्सेस बैन। तो यही चीज़ होती है, इस चीज़ के कंसेप्ट होता है, इसीलिए इसको कहा, ये थोड़ा HTXS रूल्स के साथ डिफ़ॉल्ट में चल रहा है थोड़ा बहुत, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये सिक्योर्ड है। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट पे वापस आ गए हैं और आप देख सकते हैं ये हम वही कंट्रोलर में आ गए हैं और मैंने कोऑर्डिनेटर जो CI फोल्डर में डाला था मैंने वापस लेके आ गया हूँ बाहर। मैं कोऑर्डिनेटर में जाता हूँ, इसके अंदर एप्लीकेशन फोल्डर और इसमें सबसे पहले है कैशे। कैशे अभी हमने जो है हमारे पास 2 तरह की कैशे होती हैं, या तो हम डाटाबेस में कैशे बना लें या हम फाइल्स के अंदर कैशे बना लें। जो बेसिकली लार्ज टाइप के सर्वर्स बनते हैं जो अच्छे से डाटाबेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वो डाटाबेस को यूज़ करते हैं। जो यूज़र्स डाटाबेस जैसे कि MongoDB है या आजकल बहुत सारे डाटाबेसेस आए हुए हैं, कैसेंड्रा है और बहुत सारे हैं। अगर उनमें से कोई आप डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं जो नॉन SQL टाइप का है तो आप उसके लिए डाटाबेस की कैशे यूज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप फाइल्स का कैशे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फाइल का कैशे यूज़ करते हैं तो जो भी कैशे की फाइल्स बनेंगी वो यहाँ पे सेव होंगी आपकी। ये है कॉन्फ़िग फोल्डर। कॉन्फ़िग फोल्डर में एक सेकंड की थोड़ी सेटिंग कर दूँ। कॉन्फ़िग फोल्डर में आपको ये सारा अराउंड 14 और 15 फाइल्स मिल सकती हैं। 14 फाइल्स मिलती हैं मोस्टली और एक इंडेक्स फाइल होती है। एक ऑटो लोड होता है इसमें। ऑटो लोड में आप किसी भी तरह की लाइब्रेरीज, पैकेजेस, ड्राइवर्स, हेल्पिंग फाइल्स, जैसे हेल्पिंग फाइल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने कोई कॉमन फाइल बनाई है और एक फंक्शंस बनाए हैं। मोस्टली मैं क्या करता हूँ, मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ और सभी फंक्शंस जो ऐसे हैं जो मल्टीपल लोकेशंस पे यूज़ हो सकते हैं उनको मैं हेल्पर फाइल में डाल देता हूँ और उस हेल्पर फाइल को मैं यहाँ ऑटो लोड में लोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लोड कर लेता हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि आप हर फंक्शन को उसी के कंट्रोलर या मॉडल में लिखें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ड्राइवर्स, हेल्पर फाइल, कस्टम कॉन्फ़िग फाइल्स, लैंग्वेजेस की फाइल्स और मॉडल्स को यूज़ कर सकते हैं। पैकेजेस के अंदर आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपने लाइब्रेरी, एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो आपने खुद बनाई है आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल में इन्होंने दिखाया हुआ है इस तरह से। सेकंड ऑप्शन लाइब्रेरीज़ यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लाइब्रेरीज़ हमें देता है, जैसे कि डाटाबेस की लाइब्रेरी, और ईमेल है, सेशंस हैं और फाइल है, आई थॉट, मैनी मोर, फॉर्म वैलिडेशंस, मैनी मोर, ईमेल्स एंड यहाँ ड्राइवर है। ड्राइवर में आप किस तरह का ड्राइवर से यूज़ कर रहे हैं, जैसे कैशे, और अगर आपने कैशे लिखा है तो आप डायरेक्ट कैशे के थ्रू यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपने कैशे को पॉइंटर लगा के CCH डाला है तो आप CCH के थ्रू यूज़ करेंगे। अगर आपने कैशे लिखा है तो वहाँ पे वो नहीं चलेगा। सेम चीज़ें ये बाकियों पे भी काम करते हैं, लाइब्रेरीज एंड स्टफ सभी के ऊपर। हेल्पर, अगर हेल्पर में URL फाइल, जैसे आप फाइल अपलोड कर रहे हैं तो आपको फाइल यहाँ पे लिखना होगा तो ही वो फाइल अपलोड होगी, वरना वो फाइल अपलोड नहीं होगी। अगर आपके प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा कॉन्फ़िग फाइल्स हैं तो आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे डाल सकते हैं। वो मल्टीपल कॉन्फ़िग फाइल्स को जो यहाँ पे बनी हुई हैं इनको वो सपोर्ट करेगा। इसके साथ में हमारे पास लैंग्वेजेस आएगा। हमारे पास लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, फ्रेंच, मैनी मोर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे मॉडल्स, यहाँ पे हम मॉडल, जैसे हमारा मॉडल है, मॉडल हमारा क्या काम करता है, डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट का काम करता है।
फॉर एग्जांपल मेरे मॉडल का नाम फर्स्ट मॉडल था, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट मॉडल लिखूंगा तो वो डायरेक्ट फर्स्ट मॉडल के नाम से चलेगा। बट अगर मैंने फर्स्ट मॉडल के आगे पॉइंटर डाल के फर्स्ट लिखा है तो वो फर्स्ट के नाम से चलेगा, फर्स्ट मॉडल के नाम से नहीं चलेगा। सेम चीज़ें हैं, मैं आपको सभी फाइल्स एक एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। कॉन्फ़िग में हमारा बेस यूआरएल होता है, जैसे हमारा ये यूआरएल, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका हम डायनेमिक कैसे बना सकते हैं। इंडेक्स जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा index.php है, अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो वो चीज़ चलेगी, और अगर हम यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं तो वो भी चलेगा। और ये है रिक्वेस्ट यूआरआई, जिसको हम यूआरआई प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। बेसिकली ये मल्टीपल्स होते हैं, और पाथ इन्फो, क्वेरी स्ट्रिंग, रिक्वेस्ट यूआरआई, ऑटो एंड मैनी मोर। तो हम इसको कहीं पे नहीं टच करते, हम सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे टच करते हैं। हम यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देते हैं, और यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग का यूआरएल डाल देता हूँ। कॉन्फ़िग का यूआरएल डालने दिया, एंड यूआरएल प्रीफिक्स अगर हमने कुछ लगाना हो, और इनेबल्स हुक्स, अगर हम हुक्स इनेबल करते हैं तो कुछ फंक्शंस होते हैं वो हमारे हुक्स में डिफाइन हो रहे होते हैं, और हम चाहते हैं कि वो फंक्शन हर बार चले, बट हम वो फंक्शन किसी भी कंट्रोलर या कहीं पे भी डिफाइन नहीं करना चाहते थे। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक यूआरएल है और उसको मेरे को एसएसएल के साथ चलाना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रू करूँ तो वो एसएसएल चले, बट अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँ तो वह एसएसएल के साथ ना चले, विदाउट एसएसएल चले। तो होगा क्या, मैं यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स करूँगा, और यहाँ पे ये जो हुक नाम की फाइल दिख रही है आपको कॉन्फ़िग फोल्डर में, तो मैं इसके अंदर एक एसएसएल को रिडायरेक्ट करवा दूंगा, और एक एप्लीकेशन फोल्डर में यहाँ पर एक हुक नाम का फोल्डर होता है, यहाँ पे मैं उस एसएसएल के कोड को डिफाइन कर दूंगा। तो होगा क्या, जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रू करूँगा तो वो एसएसएल के ऊपर ही रिडायरेक्ट करेगा मेरा कोई भी यूआरएल हो पूरे प्रोजेक्ट में। बट अगर मैंने यहाँ पे फॉल्स किया है तो जिस यूआरएल के आगे मैंने डिफाइन किया होगा एसएसएल, वो उसके साथ उस पर चलेगा, और जिस पर मैंने डिफाइन नहीं किया उस पर नॉर्मल चलेगा। बट होगा क्या, अगर आपका जो डोमेन है या आपका जो यूआरएल है वो एसएसएल सपोर्ट नहीं है, या आपने एसएसएल नहीं लिया, सिक्योर सर्वर लेयर नहीं लिया, तो क्या होगा, आपने यहाँ पे ट्रू कर दिया है, ये रिडायरेक्ट तो करता रहेगा, बट जो आपका क्रोम या मोजिला या कोई भी ब्राउज़र है वो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन देता रहेगा इस तरह से, यूर कनेक्शन इज टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर, बिकॉज ये हमारी लोकल साइट है तो हमने इस पर कोई एसएसएल नहीं डाला हुआ, तो यहाँ पे हमें इस तरह का एरर आ रहा है। आपने मोस्टली ये जो चीज़ें पेमेंट गेटवे की वेबसाइट्स पे देखी होंगी। इसके बाद हम आते हैं, हमारा मेन जो टारगेट होता है वो होता है कॉन्फ़िग फाइल के अंदर हमारा जो काम है वो सिर्फ 2 या 3 फाइल्स में होता है, ऑटोलोड, कॉन्फ़िग एंड डाटाबेस। इनके अलावा अगर आप चाहते हैं कुछ और ज़्यादा डिटेल्स में जाना तो हुक्स है, राउट्स हैं एंड कॉन्स्टेंट्स हैं। इनके अलावा एक फ़ाइल और होती है जिसको बोला जाता है रेस्ट है, और वो सिर्फ तभी यूज़ करी जाती है जब वो APIs में हो, और वो एक थर्ड पार्टी है, मतलब वो एक अलग से इंडिपेंडेंट कोड मिलता है, और आपको वो गूगल पे मिल जाएगा। इनके अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मैं आपको वो एक जिप बना के आपको एक अलग से दे दूंगा जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। मेन जो है आपको इन्हीं फाइल्स के बारे में स्टडी करना है और इनके बारे में। इसके अलावा आपके पास ऐसी कोई मेजर फाइल नहीं है जो आपके हर एक प्रोजेक्ट में यूज़ होती हो, फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हो, बट ये जो फाइल्स हैं आपके हर प्रोजेक्ट में, हर सिंगल प्रोजेक्ट में यूज़ होंगी। रीज़न, ऑटोलोड में आपको हर तरह की लाइब्रेरी या पैकेजेस या मॉड्यूल्स, मॉडल्स, हर तरह की चीज़ें डालनी होंगी। कॉन्फ़िग के अंदर आपको बेसिकली यूआरएल की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स बतानी होंगी। कॉन्स्टेंट में आप वो स्ट्रिंग्स रखेंगे जो आपकी पूरे प्रोजेक्ट में चलनी है, बट आप चाहते हैं कि आपने एक जगह चेंज करें वो कंप्लीट प्रोजेक्ट में चेंज हो जाए। डाटाबेस में वो चीज़ें होंगी जो आप डाटाबेस के कम्युनिकेशंस के साथ रखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि डाटाबेस के मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, उनके कनेक्शन स्ट्रिंग्स, बेसिकली जो डाटाबेस का यूज़र नेम, पासवर्ड एंड अदर दीज काइंड ऑफ स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो आप database.php फाइल में रखेंगे। हुक्स के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें हम SSL या उस तरह की लाइब्रेरीज़ को रखते हैं जो हम चाहते हैं कि हर टाइम चले, एवरी टाइम, और हुक्स भी मल्टीपल टाइम्स की होती हैं। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बता सकता हूँ, और इनके लिए एक अलग अलग टॉपिक बना सकता हूँ, अलग अलग वीडियो बना सकता हूँ, और मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं हर एक पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी की एक डिटेल में वीडियो मैं बना दूँगा, और आपको प्ले लिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करवा दूँगा। इनके अलावा जो होता है मेम कैशे जो है ये इतना यूज़फुल नहीं है हमारे लिए एट दिस टाइम। माइग्रेशन के लिए हमारे लिए एट दिस टाइम ये कोई यूज़फुल नहीं है। जब हम अपग्रेडेशन वगैरह करते हैं तो ये ज़रूरत होती है, बट हमें नहीं चाहिए। मीम्स में भी हमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, प्रोफाइलर में भी हमें कुछ ज़्यादा यूजेज नहीं है। इसके अलावा हमें राउट्स जो हैं वो मैं बता देता हूँ। जो यूआरएल होता है उसको रीराइट करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है localhost/coordinator, बट अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे
कुछ और भी लिखा है, लोकल होस्ट स्लैश कोऑर्डिनेटर स्लैश हेलो लिखा है, तो भी मेरा यही पेज खुले, तो वो चीज़ इस तरह की जो सेटिंग्स होती हैं जिसको हम यूआरएल रीराइटिंग बोलते हैं, वो हम यहाँ पर करते हैं। इसके अलावा स्माइल्स जो हैं ये हमारा इतना यूज़फुल नहीं है। यूज़र एजेंट बेसिकली इसमें क्या होता है, जब हम एक ब्राउज़र से काम करते हैं और हम एजेक्स की रिक्वेस्ट या हम किसी भी तरह का पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमारे पास बैकग्राउंड पे जो बैकग्राउंड कंट्रोलर्स होते हैं, हमारे पास वहाँ पे यूज़र एजेंट की एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हमारे पास सारा कंट्रोल आ जाता है, हेडर्स एंड उसके अंदर हमने क्या क्या रिक्वेस्टें भेजी हैं, हेडर के अंदर डिटेल आ जाती है, बेसिक डिटेल्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मेरे पास लोड हुआ हो, रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गया। ये दीज काइंड ऑफ दी डिटेल्स, आपकी ये डिटेल्स रिस्पॉन्स डिटेल्स हैं, ये रिक्वेस्ट डिटेल्स हैं, आपकी ये जो डिटेल्स है यूज़र एजेंट लाइब्रेरी के अंदर मिल जाती हैं। अगर आप इसके अंदर, मैंने कहीं सिस्टम्स में बनाया कि आप यहाँ पे टोकन्स बना के भी भेज सकते हैं और उन टोकन्स को यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप वो चाहते नहीं हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। इसके अलावा आपके पास कॉन्फ़िग फोल्डर में ऐसा कोई ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपके पास कंट्रोलर जो है आपका राउट है, राउट के अंदर यूज़ किया जाता है, और कंट्रोलर जो है आपका मेन होता है। बेसिकली जो कोऑर्डिनेटर है वो एक MVC है, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। जो यहाँ पे मॉडल है वो डाटाबेस से कम्युनिकेट करता है, व्यू जो है वो आपके साथ यूज़र इंटरफेस बनाता है, एक HTML कोड होता है, एंड कंट्रोलर जो होता है वो हर तरह की गेट या पोस्ट या किसी भी तरह की गेट, पोस्ट, पुट, ऑप्शन, रिक्वेस्ट और अदर, अगर आपको कुछ लगता हो तो उस तरह की रिक्वेस्टें हैंडल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो वेलकम कंट्रोलर है, इस पर एक इंडेक्स नाम का फंक्शन बना हुआ है, मतलब आपका जो डिफ़ॉल्ट फंक्शन है वो एक इंडेक्स फंक्शन बनता है। इसके अंदर हमने एक ये लिखा हुआ है लोड व्यू। ये एक लोड व्यू जो है लाइब्रेरी है जो एक व्यू को लोड कर रही है। ये व्यू जो है आपको कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूँ। आप एप्लीकेशन फोल्डर में जाएंगे, आप यहाँ व्यूज़ में जाएंगे और आपको यहाँ पे व्यू मिल जाएगा। आप देखेंगे कि जो भी आपको यहाँ पे HTML में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ब्राउज़र के ऊपर इस सिस्टम पे, वो आपको यहाँ कोडिंग के अंदर दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेलकम टू कोऑर्डिनेटर हेलो वर्ल्ड मैं लिख के सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ लिखा आ रहा है। ये एक HTML फाइल होती है जिसको हम .php एक्सटेंशन में सेव करते हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पे .php की वजह से यहाँ पे हम PHP का कोड भी लिख सकते हैं और चला सकते हैं। बट अगर हमने व्यू बनाया है और उसका हमने .php एक्सटेंशन में नहीं बनाया तो वो व्यू वर्क तो करेगा, बट वो प्रॉब्लम क्या आएगी, उसमें हम PHP का कोई भी कोड नहीं चला सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोलर जो है आपका गेट एंड पोस्ट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। जैसे कि आपने कोई भी, इस टाइम ये गेट की रिक्वेस्ट है क्योंकि पेलोड हुआ है। इसके बाद अगर मैं फॉर्म सबमिशन करता हूँ या मैं यूज़र की कोई डिटेल भरता हूँ, जैसे मैंने अपना नाम भरा गौरव गुप्ता और सबमिट पे क्लिक किया, तो जो चीज़ होगा वो पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। मैं अपना जो डाटा है वो पोस्ट के मेथड के थ्रू मैं अपने कंट्रोलर पे लेके जा रहा हूँ। इसके अलावा क्या होता है, एक गेट मेथड होता है जिसमें क्या होता है, हम सर्वर से कोई भी चीज़ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो हम गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पेलोड पे जब हमने रिफ्रेश किया या रीलोड दिस पेज पे क्लिक किया तो क्या होता है, हम एक तरह से गेट की रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को और वहाँ से वो गेट करता है हमारा डाटा जो भी हमें मिलता है। और इस कंट्रोलर के अंदर मिला हमें वेलकम मैसेज नाम का एक व्यू, और हमने जब उस व्यू को देखा तो वहाँ पे हमें एक HTML थी वो लोड करा दी इसने। इसके अलावा यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं मैं आपको एक एक करके अपने जो स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।